आज हमारा भूगोल का चैप्टर है भू संतुलन। अंग्रेजी में इसको आइसोस्टोसी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमें जानेंगे। भूगोलवेताओं ने सबसे पहले पृथ्वी को जब देखा, हम एक रफली मैप बनाते हैं। पृथ्वी का आधा हिस्सा लेंगे जिस पे मानव रहता है, वो कुछ इस प्रकार का था। ठीक है, यानी कि हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार की थी। कहीं पे समतल मैदान थे, कहीं पे खाइयां थी, फिर कहीं पठार थे, समतल मैदान, फिर कहीं पे कुछ ज्यादा खाइयां थी, कहीं पे ज्यादा ऊंचे पर्वत थे, कहीं पठार थे। ऐसे करके कई प्रकार की भू आकृतियां हमको नजर आई। तो लोगों ने सोचा, जो भूगोलवेता थे उन्होंने सोचा कि अगर पृथ्वी पे इस तरह है, कोई भी आप एक कोई भी वस्तु लीजिए, हाथ पे ले लेना, उसके एक तरफ बड़ी भारी पत्थर रख देना और एक तरफ पानी का कुछ रख देना और उसको रखना, क्या वो बराबर टिका रहेगा? इस उंगली पे, एक उंगली पे टिका के देखना। जैसे कि ये मार्कर है, अभी टिका हुआ है। ठीक है, लेकिन उसको हम जब टिकाएंगे ना तो वो नहीं टिकेगा। लेकिन आखिर ये पृथ्वी कैसे ऐसे टिकी हुई है? इसका मतलब वैज्ञानिकों के मन में ये विचार आया कि ये अपना संतुलन बनाए हुए है। अपना संतुलन मतलब होता है बराबरपन। जितना ऊंचा उधर उठती है उतना ही नीचे यहाँ पे चली जाती है। अगर कोई चीज उठ रहा है उतना ही नीचे जा रहा है, यानी कि एक तरफ उठ रहा है एक तरफ घट रहा है, तो वो संतुलन बनाए हुए है। और उस घटाव को भरने के लिए वो ऊंचाई से फिर कुछ कर देता है। इसी कारण धरती पर कभी भूकंप, कभी ज्वालामुखी, कभी दरारें फटना, ऐसी घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं होती रहती है। तो भू संतुलन का अर्थ ही होता है भूमि पर संतुलन। भू का अर्थ होता है भूमि और संतुलन का अर्थ होता है बराबर। भूमि के ऊपर जो बराबरपन है उसकी ही जो गणना की गई, उसके बारे में पढ़ा जाता है, उसको ही भू संतुलन कहा जाता है। भू संतुलन का अंग्रेजी में कहते हैं आइसोस्टोसी। आइसोस्टोसी कोई नया शब्द निकाला गया था। ये ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसिया, जो भू संतुलन है वो ग्रीक भाषा के, ये जो आइसोस्टोसिस शब्द है वो ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ समतल या सम्मान होता है। ठीक है, यानी कि जो ये शब्द है वो इसलिए लिया गया ताकि भूमि का जो ऊंचापन है या नीचापन, उसके बीच में आखिर ये भूमि किस तरह बीच में होते हुए भी संतुलन बनाए हुए अपने स्थल पर घूमती रहती है, अपने अक्ष पर। ये एक सोचने वाली बात थी। इसके लिए सबसे पहले इसके ऊपर काम किया जाने लगा 1859 में इस भू संतुलन के ऊपर काम करने लगे लोग। लेकिन जो भूगोलवेता इसके ऊपर काम कर रहे थे उनको खुद नहीं मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जब 1889 का समय आया तो अमेरिका के, ये लिख देता हूं, अमेरिका के भूगोलवेता थे डट्टन। इन्होंने सबसे पहले भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे डट्टन। उन्होंने बताया कि जो आप जो सर्वेक्षण कर रहे हैं, आप जो प्रयोग कर रहे हैं, वो भूमि के संतुलन के लिए कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया। डट्टन महोदय का मानना था कि भूमि अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए क्षतिपूर्ति का सूत्र प्रयोग करती है। क्षतिपूर्ति। अब क्या होता है क्षतिपूर्ति? क्षतिपूर्ति का मतलब होता है क्षति करना यानी नुकसान पहुंचाना, और पूर्ति करना यानी फिर उस नुकसान को भर देना। जैसे कि पृथ्वी जब इधर से थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा उठती है, जैसे ये पहाड़ है, थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा उठी तो पृथ्वी क्या करती है? बारिश कर देती है उस पहाड़ पर जो उठे हुए है, बारिश कर देगी। हवा के कारण बहुत सारी चीजें होती है प्राकृतिक, हमने पहले पढ़ रखा है, जिससे इनका निक्षेप हो जाता है। निक्षेप मतलब इसमें से टूट के कण बिखरने लगते हैं और बिखर के कहाँ चले जाते हैं? जिस इलाके से उठकर ये, इधर से ही तो उठकर ये गई थी, ये ऊपर उठी थी, इधर से ही तो उठी थी, और ये फिर से आके यहीं पर भर जाते हैं।
जहां से उठी थी वहीं पर आके भर गए, यानी कि फिर से बराबर हो गए। इधर से कोई आपको 2 मीटर उठा रहा है और इधर से इसको फिर से उसी 2 मीटर में से ऊपर से काट के और नीचे डाल दे रहा है, तो वो कभी ऊपर नीचे होगा नहीं होगा, एक बराबर होगा। इसको डॉक्टर ने क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहा, यानी कि एक चीज को बढ़ा कर किया कर तो रही है पृथ्वी, लेकिन ऊपर से उसका घिसाव करके और फिर उसके मलबे से जिधर से घट जा रहा है उधर भर दे रही है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पर्वतों के कटाव होने से ही जो नीचे का उनके तलहटी का जो इलाका होता है, पर्वत तो विशाल का होते हैं, तलहटी का जो इलाका होता है वो कुछ इस तरह होता है। जैसे यहाँ से पहाड़ शुरू हो गया, ये पहाड़ है, तो तलहटी का इलाका में ना मट्टी यहाँ तक फैली रहती है। अब ये मट्टी का यहाँ तक फैलने का क्या कारण है? क्योंकि यहाँ से छटा हो के ये मट्टियाँ इसके ऊपर फैलती जाती है। ये पर्वत सीधा इस तरफ त्रिभुज भी तो यहाँ पे बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक पूरा मट्टी भरा रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसी पर्वत का छटाव हो के इस मट्टी का भरा हुआ रहता है। यानी पृथ्वी ऊपर, पर्वत ऊपर तो उठता है, नीचे से ऊपर उठता है, लेकिन ऊपर का जो भाग है वो छट के नीचे आ जाता है और ये पर्वत फिर से इतना ही रह जाता है। समझ गए? इसको डॉक्टर ने क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहा था। एक तरफ से क्षतिपूर्ति तो कर रहा है, मगर दूसरी तरफ से क्षति कर दे रहा है। पृथ्वी अपने संतुलन को इस प्रकार से बनाए रखती है, इसी को भू संतुलन कहा जाता है। भूमि का संतुलन, पृथ्वी का संतुलन, ठीक है। इसके ऊपर सबसे पहले जो शक किया गया था, सबसे पहले अचानक से कोनो मुंह उठा के थोड़ी ना चलाया भूमि का संतुलन करेंगे हम। किसी के दिमाग में ये बात नहीं था कि भूमि का संतुलन करेंगे, लेकिन भूमि का संतुलन करने के लिए लोगों ने अलग अलग सबसे पहले जो कार्य किया, अचानक से उसमें कुछ होता है, तब जाके हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हाँ हमें ऐसा करना है। तो उसके पीछे इसको मिटा देते हैं समझने के लिए। कार्य मैंने जैसा कि आपको बताया 1859 से शुरू हो गया था। तो कौन सा ऐसा कार्य था जो शुरू हो गया था भू संतुलन पे? वो था सर जॉर्ज एवरेस्ट। एक अंग्रेज भूगोलवेता। 1859 में अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था। अंग्रेजों ने भारत का सर्वे करने के लिए, उसकी जमीनों का मापन करने के लिए 2 पद्धतियां लाई। एक अक्षांशीय पद्धति और दूसरा त्रिभुजाकार। ठीक है, पहला अक्षांशीय पद्धति, दूसरा त्रिभुजाकार। उन्होंने पूरे भारत भर का माप किया, लेकिन जब वो हिमालय के पास पहुंचे, जो हिमालय हमारा उत्तर में पड़ता है, वहां पे 2 गांव, एक का नाम कल्याण और एक का नाम कल्याणपुर। ठीक है, इन दोनों गांवों का जब माप किया गया तो इसके अंदर 5.236 मील का हमें अंतर मिला। ठीक है, तो कल्याण और कल्याणपुर के बीच में जब ये अंतर मिला तो इस मसले को बहुत ऊपर तक ले गया, क्योंकि अंग्रेज कोई भी काम को ना सही तरीके से किया करते थे। यही कारण है कि उनका बनाया हुआ प्रत्येक चीज, प्रत्येक इमारत आज तक टिका हुआ है। 100 साल, 150 साल हो गया है। यहाँ तक कि हमारा जो संसद भवन है उसको खुद 100 साल से ज्यादा हो गया है, अब तक टिका हुआ है। और उसके अंदर नेता सब बैठ के सुरक्षित महसूस करते हैं, और अपने ही द्वारा बनाया गया घर में ससुरा सबको डर लगा रहता है कि अब गिरेगा। ठीक है, तो इतने का अंतर हुआ। ये मसला इतना ज्यादा उन्होंने बस अंतर को इतना ज्यादा, हमारे यहाँ के इंजीनियर होते तो कहते अरे इतना का ही तो हुआ है, मिटा दो साले को यहाँ पे। ये हम जानते हैं खूब अच्छी तरह से, इसीलिए तो भारत का आज ऐसा नक्शा बना पड़ा है। इतने के अंतर को ही वहां के जो अंग्रेज अधिकारी थे सर जॉर्ज एवरेस्ट, वो इसको लेकर चले गए एरी महोदय के पास। एरी कौन थे? एरी भी एक अंग्रेज ही थे, लेकिन ये भूगोलवेता थे और ये एक इंजीनियर थे सर जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, इनके नाप में ये गलती आई, वो एरी के पास गए। एरी महोदय ने जब देखा कि ये गलती क्यों, ये मतलब अंतर क्यों आ रहा है, तो इनका कहना था कि हिमालय अपने गुरुत्वाकर्षण, यानी अपने गुरुत्वाकर्षण कह रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण अपने आकर्षण शक्ति के कारण, जो पेंडुलम है, पेंडुलम क्या होता है, आप घड़ी देखे होंगे, एगो टंगना लटका रहता है जो कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से
ये पेंडुलम करता रहता है, ठीक है। तो उस समय में ना इस पेंडुलम का उपयोग नापने के लिए किया जाता था, दिशा पता लगाने के लिए किया जाता था। इस पेंडुलम को कहा गया, अब ये चुंबक से काम करता है, तो यह अपने आकर्षण शक्ति से किस प्रकार हिमालय इसको परेशान करता है, मतलब इसको खराब कर देता है, इसकी मतलब जो सही तरीके से ये बता नहीं पाता है जो इसको बताना चाहिए, ऐसा एयरी महोदय ने बताया। लेकिन एयरी महोदय की जब ये बात और ऊपर तक गई तो एक और भूगोलवेता है प्रांट, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मैं इसकी दोबारा जांच करना चाहता हूं। और उन्होंने इसकी दोबारा जांच की, दोबारा जांच किया गया तो पता लगा प्रांट महोदय ने जो कहा वो सबको अचंभित करने वाली बात थी, क्योंकि प्रांट महोदय ने जब सब कुछ नापा जोखा और हिमालय का मतलब जब घनत्व पता लगाया गया तो 2.75 पता लगा, और इसके हिसाब से ये हिमालय का है, एच लिख देता हूं, ये हिमालय का घनत्व है। सब कुछ पता लगाने के बाद प्रांट महोदय ने कहा कि इसके कल्याण और कल्याणपुर के बीच में जो दूरी है 5.236 आ रहा है, वो 15.885 आना चाहिए। सब लोग सोच रहे थे कि दूरी को कैसे खत्म किया जाए, ये दूरी आके गलत हो रही है, लेकिन प्रांट महोदय ये आके कह गए कि नहीं, ये दूरी सही है, दूरी बल्कि इतनी ही नहीं, दूरी इतनी होनी चाहिए थी। प्रांट के इस कथन के बाद और ज्यादा बवाल हो गया, सबको लगने लगा कि आखिर ये क्या हो रहा है, और यहाँ से एक नए शब्द का, एक नए मसले का उच्चारण हुआ कि आखिर ये सब पृथ्वी के ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, एक पर्वत के यहाँ पे होने के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जब इतना सब किया गया और इतना, तो इसके बाद एक नया प्रश्न उठता है कि हिमालय की आकर्षण शक्ति जितना ऊंचाई है, जितना उसका घनत्व है हिमालय का, उसके हिसाब से उसका इतना आना चाहिए, मगर वो इतना ही क्यों आ रहा है। इसका मतलब अब नया प्रश्न, अब लोग भूल गए कि इसके बीच में दूरी क्यों आ रही थी, प्रश्न ये अब उठने लगा कि आखिर हिमालय का आकर्षण इतना कम क्यों है, लोग कल्याण और कल्याणपुर के बीच का मसला भूल गए। लोगों को बस अब ये समझ में आने लगा कि प्रांट महोदय ने जो कहा है उसके हिसाब से हिमालय का आकर्षण शक्ति इतना होना चाहिए, मगर वो तो बस इतना ही बता रहा था पेंडुलम के हिसाब से, लेकिन होना इतना चाहिए। क्वेश्चन ये अब उठ रहा था कि हिमालय इतना बड़ा पर्वत है, उससे आकर्षण शक्ति इतनी होनी चाहिए 15.885, लेकिन वो इतना ही है, इसका मतलब हिमालय में जरूर कोई दिक्कत है। और अब भूगोलवेताओं के सामने नया प्रश्न था कि हिमालय का आकर्षण शक्ति इतना कम क्यों है। तो अलग अलग भूगोलवेताओं ने अपनी अलग अलग बात रखी इसके ऊपर। बहुतों का कहना था कि हिमालय का जो आंतरिक भाग है वो खोखला है, उसके अंदर कुछ नहीं है। बहुतों का कहना था कि ये 3 भागों में हमने पृथ्वी को बांटी थी, सियाल, सीमा और कोर। तो जो ये ऊपर वाला भाग है इसका घनत्व कम होता है, इसीलिए इसका जो आकर्षण शक्ति है वो भी कम है। इसका अब तक कोई सुझाव नहीं दिया गया, कोई संतुष्टजनक करने वाला आंसर नहीं दिया गया, मगर एक सवाल ये नया उत्पन्न हो गया था। प्रश्न क्या था और प्रश्न बन क्या गया, ये था टोटल मिला के भू संतुलन। भू संतुलन के अंदर यही क्वेश्चन आते हैं, ये डेट आता है, ये डट्टन आते हैं, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत मैंने बता दिया कि जैसे पर्वत जितना ऊंचा उठता है ऊपर से कट जाता है, उसी कारण जो डेल्टा पैदा होते हैं। डेल्टा कैसे बनता है, ऊपर से जो मलबा है वो नीचे आता है और डेल्टा बन जाता है, ठीक है, समझ गए। तो ये था भू संतुलन। अब हम जानेंगे प्रांट और एयरी महोदय के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से हम जानते हैं प्रांट और एयरी।